हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आप जानते हैं ये आपका बैच चला हुआ है जिसमें हम करवाते हैं आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। कुछ कंसेप्चुअल आते हैं, कुछ डेटा बेस्ड आते हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन करने ही है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर रहना है। ठीक है, आप रेगुलर रहिए और आपको मैं कराऊंगी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो एक बार तो आप सभी क्लास का लिंक जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सभी के सभी आंसर जरूर करें। साथ ही साथ आप और हम एक साथ जुड़े रहें। किस कनेक्टिविटी के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके द्वारा आप क्या करेंगे, हमारे साथ टेलीग्राम लिंक से जुड़े रहेंगे और जितने भी आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। साथ ही साथ आप जब रिकॉर्ड क्लास हो जाती है उसमें भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी को अक्सर वृद्ध गंगा कहा जाता है क्योंकि द रिवर गोदावरी इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज वृद्ध गंगा। देखिए आपको क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन याद हुआ, क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हुआ। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा बोलते हैं। गोदावरी कॉल्ड वृद्ध गंगा और ओल्ड गंगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में याद हुआ। तो अब बताइए, इसको वृद्ध गंगा हम कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? इसका कोई कारण तो होगा वृद्ध गंगा कहने का। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भारत की पुरानी नदी है, प्रायद्वीपीय नदियों में इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसके तट पर काफी बड़ी संख्या में तीर्थ स्थल स्थित है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इट इज द ओल्डर रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंड अमोंग पेनिसुलर रिवर्स। देयर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम सेंटर्स सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। इट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन सदर्न इंडिया। तो इनमें से ऐसा सही ऑप्शन कौन सा है जिसकी वजह से हम गोदावरी को वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा कहते हैं? कमेंट्स जरूर करेंगे। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है, तो इसका आंसर है आपका बी। देखिए इसका, अब देखिए कई बार हमें ना कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा लगता है कि 4 ऑप्शन सही हैं, कभी ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कई बार ऐसा लगता है 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही होगा वो हमें उसका आंसर करना पड़ता है। जो गोदावरी है वो जो दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, इसके सबसे बड़ा आकार भी है और विस्तार भी है। ऑप्शन ये भी ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो, ऑप्शन बी में विस्तार भी बड़ा बता दिया, आकार भी। तो ज़्यादा शब्दों का और ज़्यादा सही डेफिनेशन जो दी जा रही है वो इसकी वजह से ये सही आंसर आपका बनता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ठीक लगेगा, लेकिन यही तो असम्पशन है कि जब ऐसा क्वेश्चन हमारा फंसता हो, लेकिन उसमें फिर जो सही ज़्यादा सही है, ज़्यादा एक्सप्लेन जिसमें किया हुआ होगा वो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये आप जानते हैं गोदावरी नदी है, ये निकलती है पश्चिमी घाट पर्वत में महाराष्ट्र के नासिक जिले से। नेक्स्ट है आपका पेनाइन जो यूरोप में है, एप्लाचिन अमेरिका में पर्वत है, अरावली जो भारत में पर्वत है। आपको बताने किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। पेनाइन्स यूरोप में, अप्लाइंस अमेरिका में, अरावली जो इंडिया में है, ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? तो बच्चों जो माउंटेन्स होते हैं, इनकी जो ओरिजिन हुई, तो ओरिजिन के बेस पे माउंटेन्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी तरह के उत्पत्ति के बेस पे उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये सभी किस प्रकार के पर्वत हैं? ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन, फोल्ड माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एकदम ओल्ड माउंटेन, पुराने पर्वत। जो अरावली है, अरावली इवन विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। ये सभी प्राचीन है लेकिन अरावली सबसे प्राचीन है। अरावली क्या है? अरावली सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, याद रखना। जो आपका युवा पर्वत है, जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय युवा पर्वत है, यंग माउंटेन है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई आज भी हर साल 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो जिन पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है जो निर्माण की अवस्था में है उसको हम बोलते हैं युवा यंग माउंटेन, युवा यंग माउंटेन। और जो पहले थे लेकिन नदियों ने काट दिया, पर विंड्स ने काट दिया, ग्लेशियर ने काट दिया, और वो कुछ बचे हैं, बचे कुछ अवशिष्ट पर्वत हैं आपके ये सभी। तो अच्छा क्वेश्चन आपका है ये। नेक्स्ट है आपका, लौह अयस्क से सर्वाधिक संपन्न भारत के 2 राज्य कौन से हैं? द 2 स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली एंडाउड विद आयरन और आर। तो लौह अयस्क के भारत के सबसे प्रमुख राज्य बताइए। भारत के 2 ऐसे राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, कच्चा लोहा पाया जाता है। और लौह अयस्क को हम बोलते हैं आधारभूत खनिज।
ठीक है, तो बताइए इनमें से बिहार और ओडिशा, मध्य प्रदेश उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, इनमें से लौह अयस्क के सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो बताएंगे। कमेंट जरूर किया करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश और ओडिशा में लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र है, इनमें से कौन सा? द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज ब्रह्मपुत्र घाटी, इंडो गंगा घाटी, दक्कन का पठार या फिर कच्छ का रण। तो भारत का ऐसा क्षेत्र जो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए जैसा भी हमारा धरातल होगा, भारत का अगर आप मैप देखेंगे जैसा धरातल है उसी प्रकार का वैसा ही वहाँ पर उद्योग लगाया हुआ है, क्योंकि धरातल में क्या होगा, मिनरल्स होगा, मिट्टी होगी। तो जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की मिट्टी है वहाँ वैसी फसलें होंगी, जिस प्रकार के क्षेत्र में जैसे पठार है, पठारों में मिनरल्स हैं, वहाँ वैसे उद्योग धंधे लगे हुए होंगे। तो आप बताइए कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है दक्कन प्लेटू। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो दक्कन प्लेटू है यहाँ पर क्या था, वोल्केनो, और जब भी वोल्केनो आएगा तो वोल्केनो की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी जिसको हम रेगुर मृदा, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, वो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है और उपजाऊ भी काफ़ी होती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है ये। इंडो ब्रह्मा घाटी की बात करें तो चाय के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है ना। और इंडो गंगा मैदान की बात करें तो गेहूं के लिए सबसे अच्छा है, और ये कपास के लिए अच्छा है। और कच्छ के रण में तो दलदल है, इसमें कोई खास जो फसल है वो पैदावार नहीं हो सकती। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? ये हिस्सा है आपकी कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ पर दलदली वन, डेल्टाई वन ही उग सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? इनमें से 3 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, लेकिन भारत की ऐसी नदी जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट है, इनमें से नहीं निकलती है। Which of the following important rivers of India does not originate from the western घाट? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आपको जो माउंटेन है, देखिए जब भी नदियों के क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे कौन से पर्वत से निकलती है, कौन से राज्य से। तो आपके माइंड में एकदम जो माउंटेन्स हैं उनकी लोकेशन याद हो आपको, और जो स्टेट हैं वो भी आपको याद हो। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इससे इनमें से 3 नदी निकलती है, जो एक नदी नहीं निकलती। तो देखिए और कमेंट जरूर करें। तो इसका जो आंसर की बात करें तो वो है हमारी गंगा, क्योंकि कावेरी नदी निकलती है यहाँ से, गोदावरी भी और कृष्णा भी। गंगा तो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है। गंगा हिमालयन रिवर है, या उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जबकि ये तीनों दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, तो इनमें से गंगा निकलती है उत्तराखंड राज्य, महान हिमालय उत्तरकाशी जिला है आपका, और ग्लेशियर की बात करें तो वो गंगोत्री ग्लेशियर है, उससे निकलती है। बाकी सभी पश्चिमी घाट से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से। तो ये तीनों पश्चिमी घाट से और निकलकर तीनों ही कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में तीनों ही गिर जाती हैं। चलिए, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। राष्ट्रीय वन नीति द्वारा कल्पित भारत के कुल राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र में वनों का अनुपात कितना है? द प्रोपोर्शन of forest to the total national geographical area of India as engaged नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज। जो राष्ट्रीय वन नीति है उसने भारत का जितना भी पूरा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस टोटल एरिया के कितने % भाग पर वनों का होना जरूरी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि वन के द्वारा ही हमारी पृथ्वी पर इकोसिस्टम और अर्थ बैलेंस बना रहता है, तो बहुत ही जरूरी है पृथ्वी पर वनों का होना। तो इसका आंसर है बच्चों 33% भाग पर। 33% भाग पर हमारे भारत में वनों का होना आवश्यक है, लेकिन भारत में वनों की बहुत ही कमी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो फर्नीचर के लिए, रहने के लिए, उद्योग धंधों के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो हम पूर्ति करते हैं वनों को काटकर। लेकिन हम, और वन जो है वर्षा कराने में भी सहायक होती हैं, हम वनों को लगातार काटते जा रहे हैं। इसका नुकसान हमें आने वाले भविष्य में देखने के लिए मिलेगा। तो जरूरी है वनों को बचाया जाए। आप सभी भी जरूर एक पौधा लगाएं, ताकि हमारे
पृथ्वी पर अर्थ बैलेंस बना रहे और पृथ्वी हमारी बची रहे। नेक्स्ट, नदियों के निम्नलिखित समूह में से किसका स्रोत तिब्बत में है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत? तिब्बत का पठार कहाँ पर है? तिब्बत का पठार चाइना में है। तिब्बत का पठार कहाँ पर? चाइना में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदियाँ इनमें से चाइना से निकलकर भारत में आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलुज, गंगा, सतलुज और यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, चिनाब, रावी और सतलुज। तो इनमें से ऐसी 3 नदी जिनका ओरिजिन पॉइंट तिब्बत में है, चाइना में, लेकिन वो आती हैं आपके भारत में। तो ऐसी जो नदियां हैं वो है आपकी सी ऑप्शन में, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज रिवर, ये तीनों का ओरिजिन पॉइंट है चाइना में है। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में बोलते हैं सांगपो। सिंधु नदी निकलकर आती है चाइना से भारत में, और भारत के बाद पाकिस्तान में जाकर ये अरब सागर में गिरती है। और साथ ही साथ ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित थी, लेकिन 1960 में सिंधु समझौता हुआ, तब से विवादित नहीं है। सतलुज की बात करें तो सतलुज सिंधु की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो तीनों नदियां निकलती हैं ये चाइना से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाहरी हिमालय किस किस के बीच स्थित है? द आउटर हिमालय लाइज बिटवीन। तो बाहरी हिमालय हम किसको कहेंगे? जो हिमालय है बच्चों वो 4 भागों में बटा हुआ है। हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है? हिमालय बटा हुआ है आपके 4 भागों में। ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे पहला, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक। ठीक है, तो जो शिवालिक है उसको हम बोलते हैं बाहरी हिमालय। सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना, बाहरी हिमालय किसको कहा जाता है? शिवालिक। किसको कहा जाता है? शिवालिक पर्वत को हम बोलते हैं बाहरी हिमालय। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में है? लघु हिमालय और इंडो गंगा मैदान के बीच, पर्वत पदीय क्षेत्र और इंडो गंगा मैदान के बीच, वृत्त हिमालय और लघु हिमालय के बीच, या फिर सिंधु गंगा मैदान के बीच और प्रायद्वीप के बीच। तो सबसे पहली बात है माउंटेन आता है, माउंट हिमालय, फिर इसके बाद आता है आपका ये विशाल मैदान। ठीक है, तो बच्चों जो ये हिमालय है, हिमालय को हम क्या बोल देंगे? पर्वत पदीय क्षेत्र और इंडो गंगा मैदान, इसके बाहरी भाग है। तो इसका ऑप्शन है आपका ये शिवालिक इसके, क्योंकि ये ग्रेट हिमालय आप ऐसे समझे, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक, फिर आपका प्लेन है। तो ये जो शिवालिक है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है, सबसे ऊंचा तो आपका ग्रेट हिमालय है, विशाल हिमालय है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लघु हिमालय और जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन देखने पड़ते हैं तो ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन को देखते हैं, ये महान हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक और ये विशाल मैदान, ये आपका लघु हिमालय है। ठीक है, और ये विशाल मैदान और ये है आपका शिवालिक। सारे ऑप्शन जरूर देखने चाहिए गौर से, ऐसी गलतियां हो जाती हैं आपकी। तो लघु हिमालय और इंडो गंगा मैदान से, तो ये लघु हिमालय और इसके बीच में और विशाल मैदान के बीच में आपका पड़ेगा शिवालिक। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, ध्यान से रखना, वो पहले कंफ्यूजन हो गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो याद रखना जैसे हमारे ऑप्शन होंगे वैसे हमें आंसर देना पड़ेगा। इसका सही आंसर यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली। तो आप बताइए इंडिया में पूर्ण रूप से कौन सा स्टेशन बनाया गया है? कलपक्कम, नरोरा, रावत भाटा या फिर तारापुर। कुछ जितने भी बड़े बड़े बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम या अणु परमाणु जो केंद्र है, वो ज़्यादातर विदेशी सहायता से बनाए गए हैं। तो ऐसा इनमें से कौन सा है जो पूरी तरह से भारत में अपनी आप ही बनाया गया है, अपने सहयोग से बनाया गया है? तो इसका आंसर है कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम क्या है? ये कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो पूरी तरह से भारत ने अपने आप ही बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनमें से किस वर्ष को भारत की जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइडिंग कहा जाता है? इतिहास में क्या कहा? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। द ईयर, इनमें से कौन सी ईयर है? इज कॉल्ड ए ग्रेट डिवाइडिंग इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो भारत में जनसंख्या का इतिहास है, हर चीज़ का एक इतिहास होता है, तो अगर पुराना डेटा लें और जनसंख्या के इतिहास को देखें तो उनमें से
किस ईयर में एकदम अचानक परिवर्तन देखने को मिला? तो ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। 1921 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का ग्रेट डिवाइडिंग या विभाजक महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि पहले जो जनसंख्या का स्तर था वो किस तरह से बढ़ रही थी, इसके बाद से जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उसका जो ग्राफ है वो फिर बढ़ती जा रही है। किसी भी देश की जनसंख्या हो तो उसको बढ़ने के कई चरण होते हैं, कभी जनसंख्या बढ़ती है फिर घटती है, तो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों के कारण परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 1921 में भारत की जनसंख्या बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी किससे संबंधित है? द सोइल टाइप ऑफ पेनिसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में इसी हिस्से को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत। तो इसमें से जो मिट्टी है वो किस प्रकार की पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या पुराना जलोढ़? रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल या फुल ओल्ड एलुवियम? तो आप देखिए जो भारत का मैप है उसमें कौन से एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये जरूर आप याद कर लें। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो जो दक्षिण भारत है, आप जानते हैं दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ पर रेड सॉइल है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको रेड सॉइल, दक्षिण पश्चिम में मिलेगी आपको ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन है। कमेंट आप जरूर करते रहें, जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी कमेंट करें और हमारे साथ बने रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और रेगुलर रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, सिलेक्शन जरूर लेना है आपको, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? The state having a largest area of forest covered in India is। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो आप जानते हैं जो भारत का धरातल है, सरफेस है, कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान है। तो जब धरातल अलग है तो वहाँ की वनस्पति, वहाँ के वन भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। कमेंट जरूर करते रहें, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। और आपने पढ़ा ही, भारत की जो सरकार की नीति है उसके अनुसार 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की जाती है? द इंडिया हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। तो विश्व में, पूरे विश्व में, भारत में भी और पूरे विश्व में, इनमें से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है? नामची सिक्किम में, चुरू राजस्थान, मौसिनराम मेघालय में, चंपा हिमाचल प्रदेश में। तो कमेंट जरूर करते रहें, पढ़ते रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और अपने सपनों को पूरा करें। और राइस स्मार्ट हिंदी पर जरूर रेगुलर रहिए। उसके लिए आप जो टेलीग्राम लिंक है उसके द्वारा भी उसको ज्वाइन करके जो भी जितने भी क्लास के PDF हैं वो आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम लिंक में। तो आप बताइए, तो इसका जो आंसर है मौसिनराम, मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन करें कि मेघालय के मौसिनराम में होने वाली वर्षा किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे मेघालय के मौसिनराम में होने वाली वर्षा पर्वतीय प्रकार की है। तो जो वर्षा होती है बच्चों वो होती है 3 प्रकार की। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा होती है 3 प्रकार की। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। वर्षा होती है 3 प्रकार की, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। तो जो वर्षा का प्रकार है वो है आपकी पर्वतीय वर्षा जो मौसिनराम में है। और वैसे तो पानी आएगा ऐसा नहीं है, पानी आएगा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प के रूप में, लेकिन वो पर्वतों से टकराकर कम ही ऊंचाई पर सारी की सारी जलवाष्प के द्वारा वो सारा पानी वहीं पर डाल देती है। अगर पर्वत ना हो, पर्वत से टकराकर वो आगे निकल पर्वत ना हो तो वो आगे निकल सकते हैं, लेकिन पर्वत से टकराकर जब भी कोई जलवाष्प किसी एक क्षेत्र में बारिश कर दे तो उसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। और विश्व की सबसे अधिक संवहनीय वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर। तो ये पूरा जो चैप्टर है वर्षा का वो आप पढ़ेंगे राइस स्मार्ट पर मेरे साथ। लेकिन अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम पास में ही आने वाला है। कंसेप्ट में हम ज़्यादा अगर जाएंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कंसेप्चुअल पढ़ेंगे आप, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा राइस स्मार्ट हिंदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। मथुरा, डिगबोई और पानीपत की रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? द रिफाइनरीज आर
मथुरा, डिगबॉय, पानीपत आर सेटअप बाय। तो जो मथुरा में है आपके, देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको ये याद हो गए। तेल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है? मथुरा में है, डिगबॉय में है और पानीपत में भी है। तो आप ये बताएंगे किस कंपनी के द्वारा वो स्थापित की गई हैं। पृथ्वी के अंदर से जितने भी मिनरल्स होते हैं वो एक साथ, और जो पेट्रोलियम है, गैस है, वो मिले हुए होते हैं, उनको निकालकर वो साफ किए जाते हैं तेल रिफाइनरीज में, ऑयल रिफाइनरीज में। तो ऐसी, और जबकि निकाला कहाँ से जाता है? वो तटीय क्षेत्रों से। ज़्यादातर पेट्रोलियम और गैस भारत के तटीय क्षेत्रों से, असम, गुजरात और बॉम्बे हाई से निकाला जाता है, लेकिन उनको साफ करके तब प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मथुरा में, डिगबॉय, ये सभी जो हैं तेल रिफाइनरीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई हैं। याद रखना, कंपनियां होती हैं उनके द्वारा ही कहाँ कहाँ पर, जो प्राइवेट सेक्टर है आजकल वो भी आने लगे हैं, जो रिलायंस है वो भी इस सेक्टर में घुसने लगा है, लेकिन आप ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा कहलाता है। द पास इज लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। आप देखिए क्या होता है कि जितने भी हमारे पर्वत हैं, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम पर्वत को काटकर रास्ते बना लेते हैं। तो पर्वत को काटकर बनाए हुए रास्तों को ही हम कहते हैं दर्रा। जैसे हिमालय के दर्रे हैं, बुर्जिला, जोजिला, सिपकिला, वैसे ही आपके पश्चिमी घाट के भी दर्रे हैं, सभी अरावली के भी दर्रे हैं, बार, पीपली घाट, देवारी, देसुरी। लेकिन जो नीलगिरी है, नीलगिरी कहाँ पर है आपका? ये नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर जहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। तो नीलगिरी पर्वत पर कौन सा दर्रा है, रास्ता है? तो आंसर है आपका पालघाट। पालघाट दर्रा कहाँ पर पाया जाएगा आपका? नीलगिरी पर्वत पर। ये पश्चिमी घाट पर्वत का ही भाग है आपका, इसमें भी दर्रे मिलते हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोट। इस तरह से आपके सीक्वेंस में आ जाते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट के साथ स्थित है? The Gulf of Mannar is situated along the coast which state in India। तो मन्नार की खाड़ी, आपको पता ही है भारत में कौन कौन सी खाड़ियां हैं? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है? चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपकी है, ये जो यहाँ पर इतना जल है, हिंद महासागर का ही जल है। भारत के पास कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर का जल, ये जब जल स्थल खंड के पास आकर 1, 2, 3 तीन साइड से समुद्र से घिरा, तो इसको हमने बोल दिया खाड़ी। आप याद रखना, किसी भी बड़े महासागर का जल जब स्थल खंड के पास आकर तीन तरफ से स्थल खंड से घिरे, उसको हम बोलते हैं खाड़ी या बे। जैसे यहाँ पर तो ये इंडियन ओशन का ही जल है, ये बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर कौन सा है आपका? खंबात की खाड़ी। इसके बाद अरब सागर है, ये खंबात की खाड़ी। ये भी, ये वाला जो जल है अरब सागर का ही भाग है, और अरब सागर हिंद महासागर का भाग है। ये आपकी कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका है, और यहाँ पर ये जो ये है आपकी, ये आ जाएगी आपकी मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी किस राज्य के साथ लगी हुई? तो आंसर आपका तमिलनाडु। जानते हैं आप, क्योंकि जो तमिलनाडु है भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, ये हिस्सा आपका तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु से लगी हुई आपकी मन्नार की खाड़ी भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ द रिवर्स। आप देखिए आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कौन सी नदी के तट पर कौन सा देश या कौन सा शहर स्थित है? तो एक बार ये भी आप देख लेना जरूर। और कुछ नहीं करना आपको, भारत का मैप उठाएं, भारत के मैप में एक तो भारत की जितने भी स्टेट हैं वो याद करें, और वो जो स्टेट हैं उनसे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, भारत का मैप जरूर आप अपने साथ रखें। साथ ही शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आप इनको याद कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, नदियों के किनारे स्थित स्थल जो शॉर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ही। छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, उनमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप छोटी सी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पर क्लास तो मिल ही रही है, शॉर्ट्स के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ज़रूर सीखते रहिए, अपनी पूरी जो लर्निंग है, अपना पूरा जो कंसेप्ट है, डेडिकेशन है, सब कुछ मिला दीजिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो गुवाहाटी किस नदी के तट पर बसा है? तो आंसर आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है, असम राज्य में सबसे बड़ा शहर है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? याद कीजिए,
चाइना से, और कहाँ में आती है, भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी एस्चुरी बनाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी? तो बताइए इनमें से ऐसी नदी कौन सी है जो एस्चुरी बनाती है, या ऐसी नदी कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती? भारत की ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरी बनाती है, तो वो है आपकी ताप्ती। ठीक है, और 2 हैं ये आपकी, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अब डेल्टा क्या है? डेल्टा तो ये है जब भी नदियां पर्वतों से निकलकर सारा अपने साथ लाया हुआ कंकड़ पत्थर को समुद्र में गिरने से पहले तटों पर जमा कर देगी, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसा नहीं करती, क्योंकि इनके पास एलुवियम होता भी कम है। फिर ये गिरती हैं आपकी कहाँ पर? अरब सागर में, और यहाँ पर रास्ते में आ जाता है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये रिफ्ट घाटी से, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, और एक ही ब्रांच से होकर बहती हैं। जब डेल्टा बनता है तो डेल्टा में नदियां अलग अलग शाखाओं से होकर जाएंगी, और ये एक ही शाखा से गिरती हैं। इनके पास एलुवियम होता भी कम है, तो ये दोनों क्या करती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है आपका, मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव फर्स्ट? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। इजी क्वेश्चन, और आप बार बार जब गर्मी आती है तो मानसून का आप वेट भी करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून आता है केरल में। कौन से राज्य में? यहाँ पर आपका केरला है। और ये जो मानसून उठता है वो अरब सागर का मानसून है, और ये डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं, जिसकी डेट क्या है? 5 जून। 5 जून के आसपास भारत में मानसून प्रवेश करता है। फिक्स डेट नहीं है, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, भारत की जलवायु के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ निम्नलिखित में से किस पर उत्पन्न होता है? विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑरिजिनेट ओवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, पश्चिमी विक्षोभ है, वो किस सागर पर उत्पन्न होते हैं? अरब सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर या फिर भूमध्य सागर? और आप जानते हैं जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इस पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर सर्दियों में बारिश भी होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं, चक्रवात, छोटे छोटे चक्रवात, वो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। मेडिटेरेनियन सी में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, और ये भारत तक पहुंचकर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में बारिश भी करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इससे रिलेट करके दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉपिक ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपने देखा, भारत की नदियों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, भारत की जो मानसून है उससे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो पीक्स हैं उससे क्वेश्चन मिलेंगे, प्लेट्यूज से क्वेश्चन मिलेंगे, दर्रों से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के जो ज्योग्राफी है, वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हर तरह की ज्योग्राफी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे राइस्मार्ट हिंदी पर मेरे साथ, मैं तरुणा भारद्वाज। और आप रेगुलर जरूर रहें, शेयर जरूर करें। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, कमेंट जरूर करें आंसर। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम सभी लोग आज जुड़ चुके हैं धमाल मचाने के लिए डेली की तरह आज भी, और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आज हमारे पिटारे में। धड़ाधड़ क्वेश्चन के धड़ाधड़ उत्तर। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में थोड़ी जानकारी। मैं श्याम आचार्य कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। कुछ बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। दैट इज 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को टीच किया, जिसका फायदा उठा के 5,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर चुके हैं। 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मुझे। चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, ज्यादा समय ना लेते हुए। और जो लोग भी यहाँ जुड़ चुके हैं उन सभी लोग का स्वागत है। जो नहीं जुड़ पाए उन तक सेशन को शेयर कर लीजिए और बुला लीजिए उनको कि भाई आ जाओ, धमाल मचाते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, और इस पहले प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा सही जवाब इन स्टार यानी स्टिक वाले जगह पे अगर हम फीड करें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो चलो भाई आओ, दिमाग लगाता हूं मैं फटाफट। तो हमें देखने को मिल रहा है सारे ऑप्शंस में लास्ट में इक्वल टू दिया हुआ है। लास्ट में क्या दिया हुआ? इक्वल टू। अगर लास्ट में इक्वल टू दिया है यानी कि हमें एक सिंबल तो दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, लास्ट में इक्वल टू 44 चाहिए। अब दूसरा काम हमारे पास है डिवाइडेड को ऑपरेट करना। डिवाइडेड बोले तो भागफल वाला।
भाग जहां दें वहां पे हमें इतना रियलाइज हो जाना चाहिए कि हमें मल्टीप्लिकेशन के टाइम की दशमलव में वैल्यू ना आए। तो सबसे पहले वाले में देखिए, अगर डिवाइड करते हैं तो फुल नंबर है, ये पास है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे डिवाइडेड है, यानी 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 25 से गुणा होगा, हमेशा दशमलव में होगा। बी नंबर ऑप्शन तो कभी सही होगा ही नहीं। आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरे में, अगर चौथे वाले में तीसरे जगह डिवाइडेड लेंगे तो हमारे पास चलो फुल नंबर है, डी भी पास हो गया। सी के बारे में बात करें, डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास काम बन गया। तो चलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे पास सेफ है। किसी एक से शुरुआत करते हैं। पहले वाले में हमने अगर इसे डिवाइड किया तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा, पहला वाला ऑपरेशन रख रहा हूं, ठीक है, पहला वाला ये वाला सेट। तो हमें क्या दिया हुआ, 25 डिवाइडेड 5, फिर उसके बाद इंटू 10 के बाद +2 -8, यह है इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 5 गुणे 10 -6, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, -6, ठीक है। तो 50 -6 44, पहले वाले ही ऑप्शन से करेक्ट आंसर आ गया, पहले वाले से आ गया। लेकिन पहला वाला तो टकरा गया इस बार, अगली बार नहीं टकराया तो जो तरीका मैंने आपको बताया था, डिवाइड से मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद आप पहले ऑप्शन से ही शुरुआत करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए पढ़ता हूं मैं अगले सवाल के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद आंसर ले आइए, फिर प्ले करके देखिए क्या होगा सही जवाब अकॉर्डिंग टू यू एंड मेरे से मैच किया क्या। अगर मैच कर जाए तो कमेंट करके बताइए सर सही रहा मेरा भी। तो देखिए, जब भी लेटर सीरीज हो तो लेटर सीरीज मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, वो ये है कि आपको फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ ही रिलेट करना है। जैसे आर का यू के साथ होगा, डी का ए के साथ होगा, फिर वही हमारे पास क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए, डी से ए कितना पीछे गया, 3 पीछे। ए से भी अगर 3 पीछे जाएंगे तो हमारे पास आएगा YZ A, एक्स आएगा। क्या आएगा हमारे पास, एक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि x फिर YZ A, 3 पीछे हमारे पास अगर हमें करना है तो x आएगा। और x में भी 3 पीछे जाएंगे तो हमारे पास u है, u से 3 पीछे गए तो r। तो पहला मेंबर x होगा, ये कंफर्म है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, a और b। आगे नेक्स्ट हम बात कर ले आते हैं लास्ट वाले से। z से हमारे पास x के पास जाते हैं, z से x 2 पीछे है, t से r 2 पीछे, x से 2 पीछे जाएंगे, हमारे पास काम बन जाएगा। x से 2 पीछे जाएंगे तो v आएगा, v हमारे पास इन दोनों में है, तो अभी भी c और d हमारे पास साफ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग r से b के लिए, और बाकी मेंबर भी। देखिए, r का होता है हमारे पास 18 और b का होता है हमारे पास क्या, 2। 16 का डिफरेंस ले लीजिए, या फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, या तो 10 ले लीजिए। 2 ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। आगे भी v से f के लिए भी चलते हैं। तो v का होता है हमारे पास, दैट इज v का होता है 22 और f का होता है हमारे पास 6। तो कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस इधर है, 10 का डिफरेंस इधर होगा, यही होगा कहानी, ठीक है। तो 16 का हमारे पास डिफरेंस चल रहा है, तो b से 16 हम लोग अगर लेके चलते हैं तो हमारे पास काम बन जाएगा। तो b से 16 अगर हम पीछे लेके जाएंगे तो b से 16 या फिर 10 आगे लगा लो, तो 10 2 12, 12 किसका होता है हमारे पास, दैट इज l का, और l किस में दिया हुआ, डी नंबर ऑप्शन में। देखिए ध्यान से, या तो हमारे पास 16 पीछे जाना है या तो 10 आगे बढ़ना है, दोनों में हमने चेक कर लिया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ भी चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमें ये आइडिया लग गया, तो हमने यहाँ पे लिख के भी इसीलिए बताया था कि दोनों में 6 का डिफरेंस है या 10 का डिफरेंस है पीछे से। तो डी नंबर ऑप्शन आएगा, क्योंकि एल आया, क्योंकि बी से 10 हमारे पास 12 बनाता है, 12, ठीक है। तो वो हमारे 10 का डिफरेंस तो 12 बनाता है, जो कि एल की वैल्यू है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 4 ग्रुप दिए गए हैं, आपको ये बताना है, पहले पॉज करके बता दीजिए फिर देखिएगा वीडियो। ये बताना है कि कौन सा एक ग्रुप बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए, ये हमारे पास सारे के सारे 169:14 दिया हुआ है, यानी ये 13 का वर्ग है। ये क्या है हमारे पास, 13 का वर्ग। और यहाँ पे अगला दिया हुआ हमारे पास, दैट इज व्हाट, 225 18 के साथ, तो ये किसका वर्ग है हमारे पास, 15 का वर्ग है। अगला हमारे पास दिया हुआ 17 196 किसका है, 14 का वर्ग है। किसका है, 14 का वर्ग। और लास्ट हमारे पास 19 वाला 256 है हमारे पास, दैट इज 16 का वर्ग है। तो ध्यान से देखिए, पहले और तीसरे में हमारे पास 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 3 का।
डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3 का, 16 19 14 17 15 18 13, लेकिन ये देखिए 13 14 ये बैक टू बैक है, तो यही आउट हो जाएंगे। कौन? ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन ही हमारे पास क्या हो गया, गलत हुआ, डिफरेंट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या होगा। फिर से एक एस्ट्रिक वाला क्वेश्चन आया, हमें ये बताना है कि इन जगहों पे क्या फीड होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए वंस अगेन एक चीज का फायदा हमें मिला, लास्ट में इक्वल टू दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद दूसरा फायदा हमें लेना है डिवीजन का। किसका? डिवीजन का भाई। तो डिवीजन पहले वाले में तो चलो फुलफिल करेगा, दूसरे वाले में हमारे पास फुलफिल नहीं करेगा, बटे में 2 आएगा, तो ये तो होने से रहा। तीसरा बटे में भी फिर वही बटे वाला आएगा जो कि होने से रहा, नहीं सी वाला बच सकता है, अभी इनटू भी दिया हुआ है, इनटू भी दिया है तो उससे हमारे पास कट जाएगा, ये भी सेफ है। ये वाला नहीं बचेगा क्योंकि नहीं बच जाएगा, ये भी सेफ है। तो हमारे पास सिर्फ बी कैंसिल हुआ, बी नंबर ऑप्शन ही एलिमिनेट हुआ है, बाकी कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है। चलो कोई एक ऑप्शन रख के फुलफिल करते हैं। पहला वाला 16 डिवाइडेड 4, 4 आएगा, 4 के बाद इंटू 8 हुआ है, 8 के बाद दिया हुआ -10 प्लस 2 बराबर 24 आना चाहिए। 8 चौका 32 माइनस 8, 32 में से 8 जाएगा, 24 बचेगा, जो कि आगे ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सिंपल, ज्यादा टाइम ना लगाए, ऑप्शन रखें। अगर हमारे पास ये 2 सेगमेंट इक्वल टू और डिवीजन ढूंढ लिया करो, पॉइंट वॉइंट एरो होगा तो उसे नहीं चेक करना, बस इतना ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो फटाफट इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिए और बताइए कैसा ये दिखने को आएगा। अगर ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 तो उनकी सीक्वेंस रखिए डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो चलो देखें, अगर फर्स्ट लेटर कॉमन है, मैं डिक्शनरी ऑर्डर का एक रूल बता चुका हूं कई बार, आज कम से कम 25 बार तो बता चुका हूँ, ठीक है, उसमें करना कुछ नहीं है। आप देखिए सारे लेटर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है किसी भी डिक्शनरी में, ठीक है। जो नया कैंडिडेट है उसके लिए बता रहा हूँ, पुराने वाले थोड़ा 30 सेकंड देंगे मुझे एक्सप्लेन करने का। फर्स्ट लेटर कॉमन हो गया, जैसे डिक्शनरी खरीदते हो तो कैसे मिलता है, ए से लेकर जेड तक में सबसे पहले ए वाले शब्द रखे जाते, फिर बी वाले, फिर सी वाले। अगर ए वाले शब्द 2 आए जैसे एप्पल और एंट, तो मैं पहले एप्पल रखूंगा बाद में एंट, क्योंकि पहले लेटर ए वाले ही हैं, तो दूसरे लेटर से पे जाऊंगा। तो पहले कौन है, एन वाला आएगा या पी वाला, सॉरी मैंने एप्पल बोल दिया था जो कि गलत है, एंट वाला एन आएगा, फिर उसके बाद पी वाला आएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब पहला लेटर सभी में कॉमन है तो उसे हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सेकंड लेटर पे गए, सेकंड लेटर भी हमारे पास क्या है, ई है, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जी 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 और डब्ल्यू है 2, तो जाहिर सी बात है ये डब्ल्यू दोनों बाद में आएंगे, ये जी 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 वाले हैं तो पहले इनको तीनों लेटर कैंसिल किया। फिर यहाँ ए है तो पहले ये आएगा, फिर उसके बाद एल वाला आएगा, एल वाला आएगा, ये फिर उसके बाद ये ओ वाला आएगा 1 नंबर। फिर इन दोनों में ही हमारे पास क्या है, एन ए टी है और डब्ल्यू है, तो पहले टी आएगा तो हमारे पास 3 नंबर, फिर डब्ल्यू वाला आएगा 5 नंबर। 24 135 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी विल बी द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका भी आंसर यही आया है तो सेशन को लाइक करें, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में। यार अगला सवाल, अगला प्रश्न हमारे पास पूछ रहा है, इसमें कुल कितने हमारे पास क्या दिए हुए हैं, वर्ग दिए हुए हैं। कितने हमारे पास क्या है, इसमें वर्ग दिए गए हैं। तो मैं डायग्राम थोड़ा और साफ बना देता हूं आपके लिए। हमें पहले एक ऐसा बनाया है 303 का, फिर उसके बाद यहां से यहां मैच कराया है, यहां से यहां मैच कराया है, ये दिस इज द हमारे पास मेन एक्चुअल डायग्राम। अब इसमें पूछा है वर्ग कितने होंगे। तो आइए चलिए कुछ बातें हम लोग बेसिक से करते हैं, कुछ शॉर्टकट से। अगर मेरा वीडियो इसका बेसिक वाला नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, उसे डिटेल समझाया गया, शॉर्टकट भी, ट्रिक भी। अभी मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लगाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला काम हमारे पास है, आपका मेन डायग्राम कैसा था, मेन ऐसा था। इसमें हमारे पास है 14 मुझे यहां दिखाई दे रहा है, तुरंत शॉर्टकट लगा लिया। कैसे, देखो सिंगल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिक से बता रहा हूं। उसके बाद यहां से यहां तक देखो, एक यहां से यहां तक बन रहा है, एक उसके ठीक नीचे बन रहा है 2, फिर एक राइट साइड में यहां से यहां तक बन रहा है 3, एक यहां से यहां तक बन रहा है 4। तो 4 हमारे पास ये हो गया, 9 पहले था, 9 + 4 13, और एक पूरा बड़ा वाला एक, टोटल कितना हो गया 14 हमारे पास मिल रहा है इसमें। यानी ये जो पीछे अंदर बैकग्राउंड में है उसमें मिल गया हमारे पास 14।
अब आ जाओ, ये जो नए हमारे पास दिख रहे हैं उनका क्या करना है। तो उनका देखो बड़ा सिंपल सा है, एक ये मिला है, एक ये मिला है 2, एक ये बीच में मिला 3, एक ये राइट साइड वाला 4, तो 4 ये टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 18 बनेंगे ना, एक कम ना एक ज्यादा, ऑप्शन में भी 18 है, इससे ज्यादा बनेगा नहीं रहेगा। ये लंबा लंबा मत गिन लेना, हमें वर्ग चाहिए, ये लंबा लंबा नहीं चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाई ये हमारे पास होंगे नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो मैं, या दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। मुझे कमेंट करके आंसर बताइए होमवर्क में कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा इसलिए होमवर्क दिया क्योंकि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था। जब कराया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन सभी इक्वल बराबर लास्ट में दिया हो और आपको फीड करके बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। निकाल दीजिए जल्दी, सही जवाब क्या होगा कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास MN एक वेन डायग्राम दिया, एक फिगर दिया गया है, उसको राइट साइड में हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हमेशा जब भी मिरर होती है, मैं हर बार क्लास में बताया, 2500 बार तो बता चुका हूँ, अभी इधर बीच ही, उसमें करना क्या है, जो मिरर है मिरर के बाद में सबसे पहले मिरर के नजदीक वाला एलिमेंट बनेगा, यानी इस मिरर के बाद सबसे पहले हमें W वाला डायग्राम बनेगा, W वाला। तो W हमारे पास A नंबर ऑप्शन में नहीं है, D नंबर ऑप्शन में नहीं, इन दोनों में W। फिर 8 वाला बनेगा, पीछे देखिए, फिर W के बाद 8 वाला बनेगा, इसमें भी है इसमें भी है। फिर उसके बाद 9 उल्टा बनेगा, 9 उल्टा दोनों में है। फिर Y बनेगा उल्टा दोनों में है, G बनेगा दोनों में है, इसमें देखिए H नहीं है इसलिए नहीं होगा, इसमें H है, H वाला होगा। C नंबर ऑप्शन विल बी डेफिनेटली करेक्टेड। जितना एलिमेंट है उतना तो बनेगा ना, ऐसा तो नहीं चेहरा हम अपना चेहरा दिखाएं और एक आंख दिखे एक आंख दिखे ही ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, जितना दिखाएंगे मिरर में उतनी चीजें होंगी। चलो मिरर पे अगर बात करें तो एक और क्वेश्चन ले लो, वीडियो को पॉज करिए, पहले आप आंसर ले आइए। क्या होगा, 5 बाद में है ना, उसको उठाना है, 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 का उल्टा नहीं हो जाएगा, जैसा है वैसे रहेगा। तो A नंबर गलत, B नंबर होगा या D नंबर गलत हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारे पास सही जवाब होगा। उसके बाद 7 उल्टा बनना चाहिए, 7 पूरा उल्टा नहीं बनेगा, थोड़ा 7 उल्टा बनना चाहिए। C नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। एक और कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन में देखिए D है, D उल्टा पलटेगा, पहले D बनेगा, लास्ट वाला पहले बनेगा। 5 गलत है, 5 गलत है, D उल्टा होगा तो B बनेगा, दोनों में है। उसके बाद 5 उल्टा बनेगा, 5 भी ठीक है। उसके बाद 8 उल्टा बनेगा, 8 भी ठीक है। 7 उल्टा बनेगा, 7 भी ठीक है। R उल्टा बनेगा, R भी ठीक है। लेकिन अब हमारे पास Q है जो P बनेगा, इसमें है, इसमें P बना दे रहा है वापस से। उसके बाद B नहीं है, लेकिन इसमें B चाहिए हमें, B है उसमें है ही नहीं। वही वाली बात कि शीशे के सामने खड़े होके गायब थोड़े हो जाएगा वो एलिमेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमसे पूछ रहा है एनालॉजी का प्रश्न, अमाउंट। वीडियो को पॉज करिए, पहले आप आंसर दीजिए। अमाउंट को बनाया अमाउंट, ब्राइट को बनाया रिज, और ब्राइट में से बी गायब होगा तो बनेगा क्या, राइट। यस यही है राइट, राइट इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा मजेदार क्वेश्चंस थे, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, एसएससी सीजीएल में सारे क्वेश्चंस क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चन से ही मिलते जुलते आए हैं। तो जो भी तैयारी यहाँ कराए जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लगभग एग्जामिनेशन हॉल में वही देखने को मिलेंगे जो राइस स्मार्ट हिंदी पर सारे टीचर्स करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। मिलूंगा मैं अगले सेशन में, जिसमें हम सभी लोग और धमाल मचाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या है हमारे पिटारे में। बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के सेशन में। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है जीडी और सीएचएसएल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, हम उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे राइस स्मार्ट हिंदी के चैनल पर। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मैथ के जो पूछे गए हैं पिछले कई सालों में। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, पहला क्वेश्चन देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन आया 3D ज्योमेट्री का। क्या दे रखा है, 2 सिलेंडर दे रखे हैं, मुझे दे रखा है बेस ऑफ 2 सिलेंडर बॉक्स आर ऑफ सेम साइज। दोनों के बेस साइज क्या है, सेम है, मतलब दोनों के रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। एक तरीके से क्या बता रखा है, मुझे बता रखा है, जरा पेन ले लेते हैं। देखिए मुझे बता रखा है 2 सिलेंडर है जिनकी रेडियस क्या है, बराबर है। बस उनमें फर्क क्या है, उनकी हाइट में फर्क है, उनकी हाइट में फर्क है। क्या बता रखा है, डायमीटर ऑफ ईच इज 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस भी 7 है तो इसकी रेडियस भी 7 है। आगे बोला क्या था, हाइट ऑफ 1 बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर, एक बॉक्स की हाइट है 10 सेंटीमीटर तो दूसरे की है 20 सेंटीमीटर।
ये मुझे क्वेश्चन में बता रखा है। पूछा गया है उनके वॉल्यूम के बीच में क्या रेशो होगा, क्या अनुपात होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रेडियस सेम हो हमारी और हाइट के बीच में डिफरेंस, मतलब अलग अलग हो हाइट, और मुझसे वॉल्यूम का रेशो पूछा हो, तो वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है दोनों की हाइट का रेशो। सिंपल सा लॉजिक, जब भी ऐसा आ जाए रेडियस सेम हो तो एक का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम बराबर होता है पहले की हाइट अपॉन में दूसरे की। तो पहले की है 10, दूसरे की है 20, तो काटा तो मेरे पास आ गया 1:2, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे बना, इसको जरा देख भी लेते हैं कैसे बना है ये। देखो पहले का अगर वॉल्यूम की बात करूं तो पहले का वॉल्यूम होगा मेरा पाई R1 स्क्वायर H1, और जो दूसरे का वॉल्यूम होगा वो होगा मेरा पाई R2 स्क्वायर और H2। यहां स्क्वायर नहीं आएगा, हाइट के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हमारा वॉल्यूम होता क्या है पाई R स्क्वायर H। तो ये हमारे पास क्या आएगा रेशो। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, दोनों की रेडियस त्रिज्या क्या है बराबर है, तो रेडियस से रेडियस का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा H1 बाय H2। यही हमने सीधा क्या देख लिया था शॉर्टकट, जब रेडियस क्या हो सेम हो। तो यहां पर आंसर आ गया 10/20, तो यहां से आंसर 1/2, 1:2 हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, इसका टाइमर ऑन करते हैं। भाई जो जो जुड़ा हुआ है सबके आंसर आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है हमारा CHSL में। क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथ साथ। क्या था, रेशो बिटवीन टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से चालू होते हैं, जो हमारी काउंटिंग में यूज होते हैं, 1 2 3 4 5, वो हमारे नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर के बीच में लिख लेते हैं नंबर 1 नंबर 2, इनके बीच में अनुपात दे रखा है 3:4। कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड मेक्स द रेशो। इनमें दोनों में एक सेम नंबर जोड़ा गया और फिर रेशो बन गया 4:5। सबसे पहले तो इनके बीच की दूरियां देखो, 1 प्लस 1 प्लस, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दूरियां क्या है बराबर है। दूरियां सेम नहीं होती तो क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को यहां मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंस को यहां मल्टीप्लाई, हम पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं। अब ये सेम है, कितने की दूरी है, 1 की। आगे बोल रहा था सम ऑफ नंबर इज 27। 27 क्या है, जो नंबर बन चुका है उसका क्या है सम है। तो जो 27 वैल्यू है, देखो याद रखना अपना यूनिटरी मेथड हमेशा, ये 27 वैल्यू किसकी है, 4 + 9, 4 + 5 9 की, तो ये वैल्यू है 9 की। क्लियर मुझे ये गैप, मुझे क्या निकालना है, ये गैप निकालना है। मुझसे बोला क्या गया, बताइए वो गैप क्या होगा। देखिए देखते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, कौन सा नंबर इसमें जोड़ा जाए। अब देखो इनटू में क्या कर दूंगा, 1 से कर दूंगा, क्योंकि हमारे इसमें क्या है 1 का गैप, 1 से गैप कर दिया। पूछा जाता नंबर कौन सा है, मुझसे पूछा जाता नंबर कौन सा है, तो मैं यहां 3 से गुणा कर देता। पूछा जाता दूसरा नंबर कौन सा है, तो 4 से गुणा कर देता। पूछा जाता जो नए नंबर बने हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ 1 की जगह 4 से, यहाँ किससे 5 से। तो हमारी सारी चीजें आ जाती, हमें बस यूनिटरी मेथड याद रखना है जो हमारा है। अब देखो 9 से 27 गया 3 पर, तो मैं कितना जोड़ूंगा 3, ऑप्शन नंबर सी। जरा इसको चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं खुद से, पेपर में टाइम नहीं होता, बट अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो 3 का गैप कह रहा है, अगर 3 यहां पर मैं गुणा करता, 3 की यहां गुणा करता तो नंबर बन जाता, और यहां 3 से करता तो मेरे पास क्या बन जाता, यूनिट। 3 से करता क्योंकि 27/9 3 आया। अब देखो 3 से करता तो यहां नंबर बनता मेरा पुराना 9, 3 से करता तो मेरे पास बनता 12। क्लियर है, 1 से गुणा करी थी तो आया 3, तो इसमें 3 जोड़ता तो मेरे पास आ जाता 12, इसमें 3 जोड़ता तो मेरे पास आ जाता 15। देखो रेशो क्या सेम बन रहा है, 9:12। अगर इसे 3 से काटू तो 3:4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। नया नंबर देखो 12 और 15, 3 से काटा 4, 3 से 5, ठीक है, तो 4:5 बन रहा है। बिल्कुल हमने बिल्कुल अपना सारे आंसर निकाल लिए कि असली में नेचुरल नंबर क्या थे, 9 और 12। उनमें जब 3 को जोड़ा गया तो नंबर बन गए 12 और 15, और जो जोड़ा गया है दोनों में वो कितना है, 3। क्लियर है भाई सबको, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा ये गया था क्या क्या जोड़ा है, जोड़ा है हमने 3। क्लियर, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। देखो मीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मीन या औसत या एवरेज
है एक ही चीज है, बट मीन मेरा स्टैटिस्टिक का टॉपिक है तो एवरेज है मेरा अलग टॉपिक औसत, ठीक है। मीन के बारे में मुझे 8 संख्याओं का क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है 63। देखो अपने शॉर्टकट से करेंगे इस क्वेश्चन को। 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका मीन दे रखा है 63, मतलब सबके पास 63 है। बोला गया इनमें से एक नंबर बुरा मान के चला गया, ड्रॉप्ड हो गया, तो जो बचे 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, उनका कितना है 58। कितना है 58। तो पूछा गया है जो गया है गुस्सा होके, जो नंबर निकल गया है उसका वैल्यू क्या होगी। अब देखो जो यहां बैठे थे, ठीक है, उनमें से एक नंबर उठ के चला गया, उसके पास अपने 63 तो होंगे ही होंगे, 63 तो थे, बाकी वो और क्या ले गया, बाकी देखो यहां 58 हो गए, मतलब कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। कितना कम हो गया 5। ये 5 कितनों से, 7 जनों से, 7 जनों से, तो 7 इंटू 5 कितना आ गया 35। 35 को इसमें जोड़ देंगे तो मेरे पास 8 और 9, ये क्या है मेरा जो नंबर निकला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सीधा शॉर्टकट। अगर मुझे इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखना होता तो क्या करते, तो हम करते 8 की गुणा इससे, यहां टोटल सम आ जाता, फिर उसमें से माइनस करते 7 की गुणा 58 से, तब भी मेरा आंसर कितना आता 98 आता। इतना करने की बजाय हमने क्या देखा कि वो जो एक गया है वो 63 अपना तो लेकर गया ही गया है, साथ साथ वो सबको 5 की कमी देकर गया है, और कितनों को कमी देकर गया है, 7 जनों को। 7 इंटू 5 35, तो 35 भी वो अपने साथ लेकर गया, तो हमने 63 में 35 को जोड़ा तो आंसर आ गया 98। क्लियर है भाई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। मेरा एसएससी जीडी में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या पूछा है इसको समझते हैं। टाइमर चल रहा है भाई, जितने जुड़े हुए हैं सबके आंसर आने चाहिए। देखो प्रैक्टिस बैच चल रहा है राइस स्मार्ट हिंदी पे आपके लिए, ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही फायदा होगा पेपर में। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, रामू बॉट अ न्यू टेबल। उसने एक टेबल खरीदी 25% डिस्काउंट पर, खरीद के लाया। कह रहा है हैड ही नॉट गॉट एनी डिस्काउंट, अगर उसे वो डिस्काउंट ना मिलता तो रामू को 185 रुपए 185 रुपीज और ज्यादा देने पड़ते। सबसे पहला देखो 25% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1/4, मतलब 4 रुपए वाली चीज पर 1 रुपए का उसे डिस्काउंट मिला होगा, तो वो चीज उसको 3 रुपए की पड़ी होगी। हमने परसेंटेज पढ़ना बहुत अच्छे से सीखा है। तो अब देखो 85 ज्यादा देने पड़ते, देखो यूनिटरी मेथड, 185 रुपए किसकी वैल्यू है, डिस्काउंट की तो वैल्यू है जो वो ना देता, बटे में 1। निकालना क्या है, पूछा गया है हाउ मच डिड रामू पे फॉर दिस टेबल, अगर उसने पे किया है तो उसने कितने रुपए पे करे। तो देखो उसको जब डिस्काउंट मिल गया तो 3 रुपए पे करेगा, तो गुणा किससे कर दे 3 से, हो गया क्वेश्चन खत्म। 5 या 15, एक ऊपर 24 और एक 25, 5 2 ऊपर 3 और 2 5, तो उसको कितने की खरीद के लाया 555 रुपए की। ऑप्शन नंबर ए 555 रुपए की टेबल खरीद के लाया। तो बहुत इजी है, परसेंटेज तोड़ी है, परसेंटेज को समझा है, परसेंटेज टूटती कैसे है, उसके नीचे वाला उसके ऊपर वाला, और जोड़ना या घटाने के बाद क्या बनता है। देखिए पिछली जो वीडियोस हैं हमारी, ठीक है, एसएससी जीडी और सीएचएसएल की, उनको आप ध्यान से देखेंगे तो कोई पैटर्न है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं। एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो डिस्काउंट या प्रॉफिट परसेंट, तो हमें परसेंटेज तोड़ना आना चाहिए। हमने उसे तोड़ लिया, और किसकी वैल्यू क्या दी है, यूनिटरी मेथड। बस यूनिटरी मेथड अगर आ गया 80%, अर्थमेटिक वहीं खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो मेरा बाकी क्वेश्चंस के लिए क्या बचाते हैं, टाइम बचाते हैं, याद रखना। कह रहा है एक कार ने कुछ डिस्टेंस कवर किया 4 घंटे में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर कार वही सेम डिस्टेंस इतने घंटे इतने मिनट में कवर करती तो उसकी स्पीड क्या होती, तो उसकी स्पीड क्या होती, ये पूछा गया। अब देखो 4 घंटे को अगर मैं गुणा करूं 120 से, तो क्या मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब वो दूरी आ जाएगी। और इसी दूरी को अब कवर करना है 3 घंटे 20 मिनट में, पहले किया 4 घंटे में। क्लियर है। अब करना है 3 घंटे 20 मिनट में, टाइम क्या है कम है, तो
अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, मेरे दिमाग में एक चीज आ जाती, अगर मुझे घंटे कम करने हैं, टाइम को कम करना है, तो मुझे स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 120 से क्या होगा, ज्यादा। ऑप्शन देखे सारे ही 120 से ज्यादा है, तो हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, ऑप्शन ऐसे होते हैं, अगर 120 के नीचे वाले आंसर होते तो उन्हें क्या कर देते, वहीं काट देते। अब देखो सबसे बड़ी बात, 3 घंटे 20 मिनट, इसको भी क्या करते हैं, 20 मिनट को घंटे में कर दे, तो 3 घंटे ऐसे ही रहेंगे। 20 मिनट को 20/60 लिख सकता हूं, ये आ गया 3, तो ये हो गया 3 सही 1/3 घंटे, तो ये हो गया 10/3 घंटे। तो इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं टाइम की, इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं 10/3 की, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 0 से 0 गया, ये 3 ऊपर गया 4 से, तो यहां हो गया 12 × 12, तो मेरे पास आ गई 144 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास क्या आई है, स्पीड आई है। क्या आई है मेरे पास, स्पीड आई है। तो 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी को दौड़ाएगा तो वो 4 घंटे की बजाय कितनी देर में पहुंच जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट में। क्या था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, ये मेरा CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, क्लियर है भाई। इसको भी देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए टाइमर चल रहा है, जो जो जुड़ा हुआ है सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। और जो भी तैयारी कर रहा है SSC GD की, SSC CHSL की, SSC CGL मेंस जो आने वाला है उसकी, सारे क्वेश्चन क्या SSC के पेपर में आए हुए हैं, तो डिजिट चेंज होगी, पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 35% मार्क्स। 35% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, पास होने के लिए 35% था मैक्सिमम मार्क्स टू पास। अब स्टूडेंट स्कोर 70, एक जने के 70 नंबर आए, 70 नंबर उसने पा लिए, और वो 70 नंबर से ही क्या हो गया, फेल हो गया, 70 नंबर से ही फेल हो गया। क्लियर है भाई। तो पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। देखो फिर वही यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे। 35% जो है वैल्यू वो किसकी है, 70 इसके नंबर आए, 70 में 70 जोड़ देता, 140 नंबर होते हैं इसके, तो ये 35% पर ही खड़ा होता। तो देखो 140 जो है किसकी वैल्यू है, 35% की। पूछा क्या है, टोटल पेपर कितने नंबर का था, गुणा में क्या कर दूं 100% जो निकालना है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दी, 35 से इसे काटा 4 पर, तो आंसर आ गए 400 नंबर। मतलब पूरा पेपर कितने नंबर का था, 400 नंबर का। क्वेश्चन में मुझे लगता है 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकते अगर मैंने कंसेप्ट को पढ़ लिया। और कंसेप्ट को हम कैसे पकड़ लेंगे, जैसे ही हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाएंगे और कंसेप्ट ऐसे ही पकड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। वर्क के ऊपर क्वेश्चन है, 3 जने हैं ABC। भाई जो जो जुड़ा हुआ है सबसे पहले तो आंसर आने चाहिए सबके। प्रैक्टिस बैच आपके लिए चल रहा है, ठीक है। जितने भी पेपर आ रहे हैं सब में फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, 3 जने हैं, एक A है, एक B है, एक C है। ये 12 दिन में काम खत्म करता है, ये 15 दिन में, ये 30 दिन में, अकेले अकेले। यही बोला है। इफ दे वर्क टुगेदर फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ नहीं बोला इसने, क्या बोला है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। यहां से एलसीएम निकाल लो, 12, 15, 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 अगर मेरा टोटल वर्क है तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। इसकी कितनी आ गई, 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। एफिशिएंसी क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो। टोटल रोटियां हैं 60, कितनी है, 60 रोटियां है। A एक दिन में 5 रोटियां खाता है, तो A 60 रोटियां कितने दिन में खत्म करेगा, 12 दिन में। 12 × 5 60, 60 रोटियां है। B एक दिन में 4 रोटियां खाता है, तो खत्म करनी है 60 रोटियां, तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। एफिशिएंसी होता है कितना काम कर सकता है एक दिन में। अब इस मुझसे पूछा है रेशो बताओ इन विच अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यही काम मैं पैसे पर डाल देता कि मेरे को ये काम करके दो और टोटल पैसे ले जाओ 700 रुपए, तो 700 रुपए बटते कैसे, 700 रुपए जो बटते हैं वो इसी रेशो में बटेंगे जिस रेशो में क्या है, इनकी एफिशिएंसी। तो आंसर आ जाएगा 5:4:2। देखो ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। वही मैं बोल देता यहां पर जो पैसा बांटना है वो 330 रुपए बांटना है। कितना बांटना है, 330।
तो बताओ देखो कैसे करते हैं यूनिटरी मेथड। 330 रुपए इन तीनों में बटता तो टोटल कितना है, 5 4 9 2 11, 11 से भाग करता, जिसका निकालना है बी का निकालना है तो 4 से गुणा, ए का निकालना है 5 से गुणा, सी का निकालना है 2 से गुणा, क्वेश्चन वही खत्म हो जाता। देखो 11 से इसे काटता 30, 120 रुपए 330 में से किसे मिलते, बी को मिलते। अगर यही 30 को 2 से गुणा कर देता 60 रुपए किसको मिलते, सी को मिलते। ए की बात करता तो 30 की 5 से गुणा करता 150 रुपए इसको मिलते। सॉरी क्वेश्चन ऐसे ही इजी पूछे जा रहे हैं। मुझसे इस क्वेश्चन में तो पैसे भी नहीं दिए थे, मुझसे बस पूछा था किस रेशो में बांटेगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा गया। वाराणसी की बात कर रहा है, कह रहा है पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वाराणसी की वो कितनी है मेरी, 2,25,000। इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज 9% एंड 7%, मतलब हर साल 9% बच्चे जन्म ले रहे हैं और 7% लोग मर रहे हैं। देन कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 साल, 2 साल के बाद वहां की पॉपुलेशन क्या होगी। देखो कितना आसान है, 9% बढ़ रहे हैं, 7% खत्म हो रहे हैं, डेथ हो रही है, तो बचा कितना, 2% का इंक्रीज हुआ। कितने साल के लिए देखना है, 2 साल के लिए। 2% क्या होता है, 1/50, मतलब क्या हुआ, 50 था तो 51 हो गया 1 साल में, 50 था तो 51 हो गया 2 साल में। तो यहां आ गया 50 × 50। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब फिर अपने किस पर आए, यूनिटरी मेथड पर। जो ये वैल्यू दी है 2,25,000, ये वैल्यू किसकी है, ये आज की तो वैल्यू है, ये वैल्यू है 50 × 50 की। निकालनी किसकी है, 51 × 51 की। क्वेश्चन यही खत्म हो गया यूनिटरी मेथड पे। देखो सॉल्व कर देते हैं। 2 0 उड़ा दिए, 5 25 आया, 25 से कितना काटा, 2,250, ठीक है। 2250 को काटा तो यहां पर मेरे पास आ गया 9 पर जाता है 225 और 1 0, तो मेरे पास आ गया 90 × 51 × 51। देखो भाई सब देखो यही आ रहा है मेरे पास। अब क्या करना है, मुझे 51 का स्क्वायर कर देना है। 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर होता है मेरा 90 गुणा में 2601। अगर किसी को 51 का स्क्वायर नहीं याद है तो मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था स्क्वायर करने की निंजा टेक्निक क्या है मेरे पास। देखो 51 का स्क्वायर करना है, बीच में दीवार डाल दो, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 01, 5 × 1 और फिर 2 से गुणा कर दो, 5 और 2 10, 10 को यहां जोड़ दिया तो 1062 2601। यही हमने क्या लिखा है, यहां लिखा है। अब देखो ये 0 आगे आ जाएगा, 9 से करी 9, 9 से 0 करी 9, 9 की 6 से करी 54, 5 ऊपर 18 और 5 23, तो मेरे पास आ गई 2,34,090, 2,34,090। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? तो 2 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो अभी कितनी है 2,25,000, वो कितनी हो जाएगी 2,34,090। यही यहां पे लिखा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन का। भाई जब से सीरीज स्टार्ट हुई है जीडी और सीएचएसएल की, कोई सेट नहीं गया जिसमें सिंप्लीफिकेशन ना पूछा हो। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या याद रखना है, बोर्ड मास, ये याद है तो सारे काम। बी से ब्रैकेट, सबसे पहले ये, फिर ये वाला, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, से सब्ट्रैक्शन। चलो इस पे आते हैं। यहां ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 + 3 ऐसी रहने दिया, अंदर करा तो ये हो गया 5/6 ऑफ 12/5 प्लस में 4/3 इंटू में 3/8। अब देखो यहां सबसे बड़ा कौन है इन सब में, ऑफ। क्या है, डिवाइड से भी बड़ा कौन है, ऑफ। तो पहले इनकी गुणा करेंगे तो 5 से 5 गया, 6 से गया ये 2 पर, तो मेरे पास आ गया 8 + 3 -2 प्लस 4/3 गुणा में 3/8। 3 से 3 गया, 4 से इसे काटा 2, तो मेरे पास हो गया 8 + 3 - 2 प्लस में प्लस है
देख लो भाई, प्लस में 1/2, ये मेरे पास आ गया। अब इसे जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 में से 2 गए 9, तो यहां बचा 9 प्लस आधा, तो इसे ये सीधा क्या है 9.5, क्या है मेरा 9.5। वैसे जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 19/2, 19/2 9.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिख गया मुझे। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइमर स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है मुझे, 3 जने हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, 3 जने हैं, एक राउंड पार्क है, पार्क पर चक्कर लगाना चालू करते हैं। क्या यही बोला है, 3 जने ABC कैन कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक इन 8 15 20 मिनट में। मतलब तीनों ने एक पार्क के चक्कर लगाने शुरू करे। जो A था वो 8 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, B जो था वो 15 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, C जो था वो 20 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। तीनों ने एक साथ भागना शुरू करा। कह रहा है कितने घंटे या कितनी देर के बाद ये दोनों दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, देखो यही तो चीज कह रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक 8 मिनट में मिलता है, दूसरा 15 मिनट में मिलता है, तीसरा 20 मिनट में चक्कर लगाता है। तो कह रहा है वापिस ये तीनों एक साथ, अगर तीनों ने 8 बजे सुबह के 8 बजे चक्कर लगाना स्टार्ट करा एक साथ इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से, कह रहा है तीनों वापिस एट व्हाट टाइम विल दे टुगेदर अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग के पॉइंट पर वापिस कब आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उन 3 नंबर का क्या कर दो, एलसीएम ले लो। तो 8 15 और 20, इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो एलसीएम जब लूंगा 8 का 15 का और 20 का, 8 को तोड़ा मैंने 2 की पावर 3 में, 15 को तोड़ा 5 इंटू 3 में, 20 को तोड़ा 4 इंटू 5, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो अब देखो 2 की पावर 3 आ गया मैक्सिमम, उसके बाद 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5 आ गया, 3 आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, क्लियर है भाई। तो इसको जब मैंने किया तो एलसीएम आ गया मेरे पास 120, कितना आ गया 120। देखो कैसे आ गया, 1 2 यहां से लो, 5 दूनी 10, यहां बचा 4, 4 की 3 से करीब 12, 12 इंटू 10 120। मतलब 120 मिनट बाद ये तीनों दोबारा मिलेंगे। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे के बाद। तो 8 बजे में अगर मैं 2 घंटे जोड़ दूं तो ये दोबारा कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे सुबह के, 10 बजे 10 AM, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीडी और सीएचएसएल में। कंसेप्ट उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए विद इन 10 सेकेंड। अगर कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं किया, अगर ये ना पता होता कि हाँ एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे या क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है। अगर कंसेप्ट कैसे स्ट्राइक करेगा, प्रैक्टिस के साथ। तो राइस स्मार्ट हिंदी के साथ बने रहिए भाई। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक थे आज हमारे क्वेश्चंस। अभी आप बने रहिए, अभी दूसरे टीचर आपको आगे मैराथन हमारी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।